आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिफ्ट 1 की बात करेंगे जो कि हमारा 4 फरवरी को हुआ था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, नहीं पूछा है। पहला है बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। तीसरा है अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, हेरिडिटी इज द ओनली केस ऑफ डेवलपमेंट। और चौथा है विकास निरंतर रूप से होता है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। विकास विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो अलग अलग दरें होती हैं और सभी पे विकसित होता है, ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी होता है कि हम मानते हैं विकास जो डेवलपमेंट है ऑर्डरली होता है। पहले हमारे सर का विकास होता है, फिर हम मतलब हाथों का विकास होता है, पैरों का विकास होता है, इस तरह से मतलब डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। विकास जो होता है हमारा वो निरंतर रूप से होता है, मतलब लगातार होता रहता है। हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है, विकास होता रहता है। लेकिन अनुवांशिकता हेरिडिटी ये विकास का एकमात्र कारण है, ओनली कि उसके दिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एकमात्र कारण नहीं होती है। विकास पर्यावरण और अनुवंशिकता दोनों से होता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे तो हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसने हमसे कह दिया है कि विकास जो है वो एकमात्र कारण किसका है, अनुवांशिकता। नहीं, ये गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास का संदर्भ ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास के निर्धारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर व्यक्ति का विकास होता है। एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा ये पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है ये अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। मतलब विकास जो होता है एक व्यक्ति का वो पर्यावरण पर निर्भर होता है, कैसे होगा, किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आसपास में लड़ाई होती हो, सारे लोग हमेशा शोर शराबा मचाते रहते हों, एक व्यक्ति को गंदी गंदी बातें सिखाते तो उसका विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। वहीं एक ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा रहता हो जहाँ मतलब सब लोग बहुत अच्छे से बोलते हों, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हों, तो बहुत अच्छे से उसका विकास होगा। तो हमारे पर्यावरण पे बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लोग कहते नहीं कि हम अपने बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट में पालना चाहते हैं जो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो पर्यावरण में उसका प्रभाव कैसा होगा ये निर्भर करता है। वही कितना होगा ये हमारे हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता पर निर्भर करेगा। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, उसका क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बालक का पूरी तरह से विकास जो होता है वो हमारा पर्यावरण और अनुवंशिकता पर निर्भर करता है। कैसे होगा वो हमारे एनवायरनमेंट पर, और कितना होगा ये हमारी अनुवंशिकता पर निर्भर होता है। वही सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। ठीक है, बालक का जो विकास की प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। ये भी पूछा गया है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब से कब तक होती है, तो जन्म से। ठीक है, जन्म से लेने से पहले जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसका विकास आरंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में पहले वह गर्भावस्था में जाता है, माता के पेट में, फिर शेषावस्था में जाता है, फिर उसका बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। यानी वो सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, क्रम से होता है। विकास की दरों पर विभिन्न विभिन्न होती हैं उसकी, उस पर विकसित होगा और लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम डायरेक्टली अंडर परव्यू ऑफ डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि,
समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पहला है शारीरिक यानी कि फिजिकल, दूसरा है संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, तीसरा है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और चौथा है नैतिक यानी कि मोरल। तो हमसे पूछ रहा है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि उसकी बुद्धि हो गई, उसकी समस्या समाधान जैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, समालोचनात्मक यानी कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसका विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या का समाधान करना और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। ये हमारा 1 to 5 के लिए 4 फरवरी को पूछा गया था। अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को हम प्राप्त करते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि भी आते हैं। संज्ञान एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, संज्ञान हमारी कैसी होती है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? ये जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको प्राप्त करता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, यानी समस्या का वो हल निकालता है, चिंतन और तर्क भी कर सकता है, दो वस्तुएं जो होती हैं उनके बीच में विभेद करता है कि कौन सी वस्तु कैसी है, कौन सी वस्तु में क्या है, संकल्पना को रिमेंबर कर सकता है। ये विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास से बालक में सीखने की क्षमता भी बढ़ती है और प्रक्रियाओं का विकास शेष अवस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट अभिकथन और कारण है, और ये बहुत ही अजीब तरह के क्वेश्चंस होते हैं अभिकथन और कारण वाले, और जरूर ही पूछे जाते हैं। जब से ऑनलाइन पेपर हो रहा है तब से तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद करना। ठीक है, असर्शन यानी कि अभिकथन ए है और रीजन यानी कि कारण आर है। तो हमारा सबसे पहले असर्शन यानी अभिकथन कहेगा कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रंस acquires skills, values and customs only through formal schooling। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा कथन हो हमारा कि सिर्फ औपचारिक स्कूल द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, बाकी जैसे भी ग्रहण ही नहीं कर सकता। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या बच्चे वो अच्छे से स्कूल नहीं ग्रहण कर सकते शिक्षा? तो ये तो बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी चलो देख लेते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ए सिंपल एंड लाइनर प्रोसेस। तो हमें सही विकल्प चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि जो ए है और आर है दोनों कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं, और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या। सेकेंड है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि ए और दोनों कैसे हैं? सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि और दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही इसमें गलत हैं। कैसे गलत है? क्योंकि देख लेते हैं, मैं पहले ही लग रहा था कि दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि उपयुक्त प्रश्न में जो अभिकथन ए था और कारण आर था वह दोनों थे गलत। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण नहीं करते हैं, वे अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी अपने दैनिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन कर। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करें, ये जरूरी नहीं है और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसके द्वारा भी हम ये सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, वो भी एक बार देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जो औपचारिक शिक्षा होती है ये वह शिक्षा होती है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर निश्चित नियम अनुसार क्रियाशील होती है तथा ये नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। ठीक है, इस शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है और शिक्षा की विशेष सामग्री भी निश्चित होती है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता है। मतलब
वह शिक्षा जिसका अपना समय होता है, एक व्यवस्थित टाइम पे होती है, व्यवस्थित जगह पे होती है, वो ज़रूर प्रदान की जाती है और नियमित रूप से दी जाती है, वो होती है औपचारिक शिक्षा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। वहीं बच्चों का समाजीकरण एक सरल और एक ही प्रक्रिया में होता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं, इसलिए इसे रेख ही नहीं कह सकते। बच्चों का विकास कैसे होता है, अलग अलग समाज में होता है, इसलिए हम रेखा में नहीं कह सकते कि एक रेखा में ही चलता है। बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आरंभ से ही वे दूसरों का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखते हैं। अनुकरण मतलब नकल। बच्चों का विकास जो होता है वो अनुकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा बचपन से ही लोगों की अनुकरण यानी कि नकल करने लगता है। जैसा वो लोगों को अपने समाज में उठता बैठता देखता है वैसे देखने लगता है। परिवार में अगर बहुत प्यार मोहब्बत है तो वो भी वैसा ही रहेगा। अगर औरतों को बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता है तो वो वैसा ही करेगा। लेकिन अगर उसके विपरीत बच्चों जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनसे गलत व्यवहार किया जाता है तो वो भी वही सीखेगा। ठीक है, यानी कि वो नकल से ही सीखता है। बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं अपने घर और समाज के लोग बातचीत में। मतलब वैसे ही जैसे वो बातचीत करते हैं वैसे ही उनकी नकल करेगा और वैसा ही वो करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो नकल के द्वारा ही सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। एज फॉर जीन पियाजे, इंडिविजुअल continually keep searching for a solution to achieve the state of। ऑप्शन ए है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन बी है असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन। तीसरा है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। और चौथा है समंजन यानी कि अकोमोडेशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीन पियाजे की सारी अवस्थाओं के बारे में बताया था, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, तो कम्युनिटी पोस्ट देखा कीजिए। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है होम एजुकेशन के नाम से, उसे अभी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डालते हैं। तो अभी हमारा जो होम एजुकेशन है इसके नाम से हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। तो हमारा सही आंसर संतुलन हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में क्या करता है, लगा रहता है। ठीक है, पियाजे 4 कारकों की पहचान करते हैं। पूछ लेगा पियाजे ने कितने कारकों की पहचान की है, तो 4। जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण यानी कि गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित यानी कि इफेक्ट करता है। पियाजे के अनुसार हमारे जो विचार होते हैं यानी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उसमें वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कैसा होता है, संतुलन, एक प्रकार का संतुलन बना रहता है, उसी के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है, यदि हम किसी घटना या फिर स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो संतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जिस स्थिति को, जिस घटना को जैसा माना है, जिसके लिए जैसा स्कीमा लागू किया है, अगर हम उसने वैसा परिणाम नहीं दिया है और दुनिया को अच्छे के लिए हम समझ नहीं सकते हैं और यह असंतुलन पैदा कर देता है और हम कैसे हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट प्रक्रिया है। ये भी जीन पियाजे से ही लिया गया है। जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं दी है, मैंने आपको बताया भी था, वही अवस्थाओं के बारे में पूछ रहा है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक चरण, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशन स्टेज। और ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। एक थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 थी। और चौथी थी अमूर्त
आमूल संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से अबव थी। ठीक है, इन चारों के बारे में याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी स्लाइड है, इसको अच्छे से याद रख लेना कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा होते हैं। हमारे विचार और तर्क जो होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? अनुकूलन का। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने कौन से विकास की अवस्थाएं दी थी? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने दी थी? तो जो जीन पियाजे ने दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 प्रमुख अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से अबव। जो ये मूर्त होती है इसको अनौपचारिक भी कहते हैं, और जो ये औपचारिक होती है उसको अमूर्त भी कहते हैं। ये भी याद रखना। कभी कभी आपसे पूछ ले कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जगह पे दे दे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से हो तब तक होती है, तो 11 से प्लस यानी कि इससे ऊपर तक। हमारा आगे कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि जो अमूर्त अवधारणा है और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र के आसपास कैसी होती है? आरंभ हो जाती है। लेकिन अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनको हम 11 वर्ष के आगे के जब बढ़ते हैं तभी देखना आरंभ करते हैं, सोचना आरंभ करते हैं। इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क के अवधारक माना है। किशोर अब परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक और अमूर्त धारणाओं पर विचार करना आरंभ कर देते हैं। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं और कई समाधानों या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। तब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन कैसा होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शंस टू इंटेंशनल एक्टिविटी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? पहला है संवेदी गत्यात्मक यानी कि सेंसरी मोटर। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। आप देख रहे हैं जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन, लगातार 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस प्रीवियस ईयर में, जो कि 4 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जीन पियाजे से पूछे जाए, पिछली बार भी 2 पूछे गए थे। तो हमारा को अच्छे से लर्न करके जाना। इस पर बहुत अच्छा एक वीडियो भी बना लेकर आएंगे आपके लिए। तो हमारा सही आंसर जो था वो पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल था। इस अवस्था में बच्चे क्या करता है? जो अनैच्छिक यानी कि जो सहज क्रियाएं होती हैं उनसे ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना क्या कर देता है? आरंभ कर देता है। मैं एक्सप्लेन पे आ जाते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे जो अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राथमिक अनुभव को जो है प्राप्त करते हैं। छोटे बालक होते हैं जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं, वे किसके द्वारा अपने प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं? अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो अगर आप अलग से नहीं याद करना चाहते तो हमारे एक्सप्लेनेशन सुनाई कीजिए, उसमें अच्छे से आपको याद हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था किसने दी है? तो संवेदी गामक अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने बात की है। कितनी अवस्थाएं दी हैं इन्होंने? टोटल 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक है। ठीक है, बस ये 4 अवस्थाएं, उनके बारे में इतना याद कर लेना। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस क्रियाएं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। जन्म से 30 दिन तक बालक क्या करता है? केवल जो सहज क्रियाएं हैं उन्हीं करेगा। बहुत आसान क्रियाएं होती है, जैसे कोई वस्तु मिलेगी, उसे कोई वस्तु उसके हाथ में होगी तो वो क्या करेगा? उसे चूसने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बच्चे के हाथ में जो भी होता है वो अपने मुंह में रखने लगता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 माह तक के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ समन्वित यानी कोऑर्डिनेट
यानी कि कोऑर्डिनेट होती हैं। लेकिन 1 से 4 महीने का बच्चे 4 महीने के बच्चे क्या होती हैं, उनकी क्रियाएँ थोड़ी-सी कैसी हो जाती हैं, सहज। वो अपनी अनुभूतियों की तरह उनकी परिवर्तित होती हैं और वो एक-दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट होती हैं। वहीं 4 से 6 महीने की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने लगते हैं और इधर-उधर करने की अनुक्रियाएँ भी उन्हें कर लेते हैं। यानी जो 4 से 6 महीने का बच्चा होगा, बच्चों को स्पर्श करेगा और वो इधर-उधर भी उसे करने लगेगा। वहीं से 8 से 12 महीने में जो होती है, इसमें बच्चा उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का क्या उद्देश्य, कैसे उसको साधन को प्राप्त कर सकता है, इसमें वो अंतर करने लगेगा। और साथ ही साथ अपने से बड़ों की क्रियाओं का क्या करने लगेगा, अनुकरण। इस अवस्था में बच्चों को जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सिखाते हैं, उन्हें सामान्यीकरण भी करता है। वही 12 से 18 महीने में बच्चे वस्तुओं की जो गुण होते हैं, उनको प्रश्न और त्रुटि के द्वारा सीखता है। और 18 से 24 महीने में बच्चा देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस अस्तित्व को समझने लगता है। ठीक है, 18 से 24 महीने में वही अमूर्त वाली स्थिति आ जाएगी। वस्तु की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी वो कहेगा कि वो वस्तु है। नेक्स्ट है कि व्हेन प्रेजेंटेड विद द हैंस डायलेमा 8 years old, Gurpreet responded that Hans should steal the money because he needs it. At which stage of moral reasoning is children's judgment of right and wrong determined by personal needs and wants? आपने देखा होगा कि हैंस की दुविधा से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले प्रीवियस ईयर में जो मैंने आपको कराया था, प्लेलिस्ट में है, ना देखा हो तो जाके देख लीजिए। उसमें भी हैंस और जीन प्याजे से बहुत क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आ रहे हैं, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लगातार। तो इसको आप कम मत समझिएगा, हैंज वाला अच्छे से याद करके जाइएगा, आपके बार मैं लेकर आऊँगी। और जीन प्याजे का भी कह रहा है कि जो हैंज है उसको, यानी कि जो हैंज दुविधा है उसको गुरप्रीत ने, 8 वर्ष का गुरप्रीत है, उसने सुन लिया। उसने कहा कि हैंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे इसकी क्या है, ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? जो हैंज था, मैंने आपको बताया था हैंज की क्या दुविधा की कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसे वो पैसा चुराना चाहिए कि नहीं चुराना चाहिए, वो खाली थी। तो कोई लोग कहते थे चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है, जैसे कि 8 वर्ष के गुरप्रीत ने कहा है। लोग कहते हैं नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो ये सब अलग अलग धारणाएं होती हैं और अलग अलग समय पे आती हैं। तो वहीं हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धारणा में आ जाता है। पहला है कि दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि उसे दंड मिलेगा, ठीक है, तब ये दंड और आज्ञा पालन में होता है। अगर वो दंड के बारे में सोच रहा होता, पर ऐसा वो कुछ सोच नहीं रहा है। सेकंड है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो ये कहता कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जो समाज है वो उसको धिक्कारेगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर वो पैसा चुराएगा। तो ऐसा तो वो कुछ कह नहीं रहा है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की आता नहीं है, गुड बॉय गुड गर्ल। नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता है कि हैंज अगर पैसा चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा, उसे सजा मिलेगी और ये समाज के लिए गलत है, तो ये भी नहीं कह रहा है। वो तो ये कह रहा है तो उसे पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो ये कह रहा है आंतरिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत है इसलिए हमें चुरा लेना चाहिए। गुरप्रीत ये सोच रहा है तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन की हैंज दुविधा को सुनने के बाद जो 8 वर्षीय गुरप्रीत है वो कहता है कि हैंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे इसकी क्या है, नीड है, यानी कि ज़रूरत है। नैतिक तर्क के ये आंतरिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला जो व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं और जो चाहते होती हैं उनके आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित पर होती है निर्धारित। दूसरों की केवल उतनी ही मदद करना जिससे हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। ये तर्क है कि कभी कभी नैतिक होगा जिन नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। मतलब यही है कि इसलिए हमें चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, ना कि इसलिए कि हम समाज के नियमों के अनुसार बंधे रहेंगे या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वही सब दिया गया है। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है।
यानी कि लाइफ-बायोगोत्सिस थ्योरी इज रेफर्ड टू एज डैश थ्योरी। लाइफ-बायोगोत्सिकी से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप एक पेज लीजिए, उस पर देख लीजिए किससे किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ-बायोगोत्सिकी, जीन पियाजे और आपके हार्वर्ड गार्डनर और आपके कौन से भी मैंने आपसे पूछे के बता उसके और आपके हैंड से, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइफ-बायोगोत्सिकी के सिद्धांत के अनुसार वो किस तरह का सिद्धांत कहेंगे? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक, साइकोनोगेलेटिक्स, बी है सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी व्यवहारिस्टिक्स, ऑप्शन डी है सूचना प्रसंस्करण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल। लाइफ-बायोगोत्सिकी के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक तरह का सिद्धांत कहेंगे। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि लाइफ-बायोगोत्सिकी को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना जाता है। लाइफ-बायोगोत्सिकी कौन से थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कह रहा है कि लाइफ-बायोगोत्सिकी के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत माना जाता है। लाइफ-बायोगोत्सिकी ने कौन सा समाज सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। लाइफ-बायोगोत्सिकी एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो रूसी थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसको निकट विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। लाइफ-बायोगोत्सिकी ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत और ये कैसे वैज्ञानिक थे? रूसी थे और इन्होंने किस विकास का क्षेत्र दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे पहले पूछता है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया है? तो ये दिया है लाइफ-बायोगोत्सिकी ने। बायोगोत्सिकी के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास अच्छे से हो तो उसके लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है? दिशा यानी कि मार्गदर्शन देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये छात्रों को ये निर्देशन और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। बायोगोत्सिकी सिद्धांत को हम संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। बायोगोत्सिकी बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान क्या देता है? प्रदान करता है। तो ये सारी बात याद रखना। इन्होंने किसके बारे में बात की है? मार्गदर्शन समाज और संस्कृति के बारे में बात की है। नेक्स्ट है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी लाइफ-बायोगोत्सिकी से ही पूछा गया है, तो ये भी याद कर लेना अच्छे से। कह रहा है कि लाइफ-बायोगोत्सिकी के अनुसार बच्चों में जो संज्ञानात्मक है, जो कॉग्निटिव है, वे प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? अकॉर्डिंग टू लाइफ-बायोगोत्सिकी टेस्ट फैसिलिटीज कॉग्निटिव प्रोसेस अमोंग चिल्ड्रन। पहला है नकारात्मक पुनर्वलन निगेटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा है प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन, तीसरा है लैंग्वेज भाषा, चौथा है आनुवांशिक विन्यास जेनेटिक डिस्पोजिशन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, लाइफ-बायोगोत्सिकी के अनुसार बच्चों में जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वो भाषा के माध्यम से उनमें सुगमता दी जाती है, लैंग्वेज के द्वारा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि लाइफ-बायोगोत्सिकी के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना होता है कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। बायोगोत्सिकी संज्ञानात्मक विकास की भाषा के प्रभाव पर जोर देते, किस पर? कोग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या कर देते हैं? ज़्यादा जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। जो सेल्फ टॉकिंग की बात की गई है वो भी इन्होंने की है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो किसके लिए खुद से बात करते हैं? अपने स्वयं को निर्देशित करने के लिए, यानी अपने आत्मनिर्देशन के लिए वो खुद से बात करते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में उन्होंने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया है। एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है? पहला होता है सामाजिक भाषा, दूसरी होती है निजी भाषा, तीसरी होती है आंतरिक भाषा। सामाजिक भाषा क्या होती है? ये बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए संदर्भित करती है। दूसरी समाज की भाषा वे होती है जो बाहर के लोगों को बात करने के लिए संदर्भित करेगी, जबकि निजी भाषा क्या होती है? ये खुद से बात करने के लिए संदर्भित करेगी, जिससे बच्चा खुद को क्या करेगा? निर्देश वगैरह देगा। तीसरी होती है आंतरिक भाषा। इसमें क्या होता है? ये तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक भारी भाषा में बदल जाती है। यानी कि बच्चा बात तो करेगा लेकिन जब निजी भाषा यानी खुद से प्राइवेट स्पीच है वो हट जाएगी और मौन चुप रहकर वो अपने खुद की भाषा में बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड
टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि शिक्षा को जो बाल केंद्रित है उसे बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी हैं। यानी कि जो हमारी एजुकेशन है उसको हम बाल केंद्रित बना लें, बच्चों के लिए सेंटर में रहें, उसके लिए हमें क्या बदलाव करने चाहिए। पहला है कि रचनात्मक मूल्यांकन से हम योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाएं, यानी कि फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट। सेकेंड है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो बच्चा रट्टा मारते हैं उनको हटा दें और जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ठीक है। थर्ड है फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग टू लेक्चर मेथड, यानी कि खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। और चौथा है कि लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, फ्रॉम फ्लेक्सिबल करिकुलम टू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, जो हमारी बच्चों की शिक्षा हो वो बच्चों केंद्रित ही हो, उसमें बच्चा प्राथमिकता हो हमारी, तो हम कंठस्थ स्मरण रोट मेमोराइजेशन को हमें हटा देना चाहिए, रट्टा नहीं मरवाना चाहिए। इसकी जगह पे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा उपयोगी ये होती हैं बच्चों के लिए। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है उसको हम अच्छे से समझें और अच्छे से उनके शिक्षण की व्यवस्था करें, और जो उनकी हमारे सीखने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर करें, तो वही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि बालक की जो रुचियाँ हैं, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पे शिक्षा होती है जिसमें बालक की रुचियों का, उनकी प्रवृत्तियों का, उनकी क्षमताएं होती है, उनको अच्छे से ध्यान रखा जाए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में जो व्यक्तिगत शिक्षण होता है उसको महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बालक जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पर होता है, यानी कि जो होता है सेंटर में होता है। उसे क्या कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका शारीरिक, व्यवहारिक, कॉग्निटिव, मतलब क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं, वो कहीं बीमार तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं तो उसको दूर किया जाता है। उसकी रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती है। उसकी जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस पाठ्यक्रम को उसकी प्रॉब्लम्स के अनुसार चेंज कर दिया जाता है, मतलब जैसा वो चाहता है वैसा कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए की जाती है, तो बच्चे जो होते हैं सेंटर में होते हैं। ठीक है। वही सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के विचारों के अनुसार, एज पर हार्वर्ड गार्डनर व्यूज ऑन इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर से भी पूछे जाते हैं। पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस इज द सुपेरियर मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। सेकेंड है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स इज रेफर्ड टू एज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको समझने की क्षमता ही संगीतीय बुद्धि है। तीसरा है बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक। इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 काइंड्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। और चौथा है कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ वेरियस लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हर व्यक्ति होता है वो अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर क्या करता है, निहित करता है। ठीक है। ईच इंडिविजुअल हैज़ वेरियस लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उनके अनुसार बुद्धियाँ जो थी वो अलग अलग प्रकार की होती थी। इस तरह से उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। फ्रेम्स ऑफ माइंड उनकी बहुत ही फेमस है जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहेगा कि बहुबुद्धि के बारे में किसने बात की है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने किसके बारे में बात की है, तो बहुबुद्धि के बारे में। उल्टे तरह से ही पूछ सकता है, तो याद रखना कितने प्रकार की बुद्धि की बात की, 8 प्रकार की। कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की है। इनकी एक पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है। ये भी याद रखना। ये अलग अलग प्रकार की बुद्धियों को रखता है। उनके अनुसार बुद्धि के सिद्धांत को सूचना को संसाधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसे हम सांस्कृतिक व्यवस्था में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्यों के उत्पादकों को बनाने के लिए सक्रिय रूप से करते हैं। इनके अनुसार 8 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं।
जैसे कि दृश्य स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगीत, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व, भाषाई, तार्किक, गणितीय, प्रकृतिवादी। ये 8 प्रकार की बुद्धि है। कभी कभी पूछ लेगा कौन सी बुद्धि नहीं है, तो इन 8 के अतिरिक्त और कोई भी बुद्धि है वो बुद्धि नहीं होती है। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। कौन कौन सी होती है? दृश्य स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगीत, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व, भाषाई, तार्किक, गणितीय और प्रकृतिवादी। ये सभी चरण एक जैविक कारक से संबंधित होते हैं और जो इन कारकों को अलग संदर्भ में प्रमाणित करते हैं, जैसे कि रुचि, सक्रियता आदि। नेक्स्ट है हमारा विकथन और कारण। ये विकथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अ टीचर शुड encourage students to verbalize their thoughts working on a problem। कारण यानी कि रीजन है कि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को संसाधित करता है। प्राइवेट स्पीच फैसिलिटीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो सही विकल्प चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही होते हैं और आर एक की सही व्याख्या है। सेकेंड है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर दोनों सही है और आर की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जो एक टीचर होती है जो विद्यार्थियों को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर वर्क करते समय विचारों क्योंकि जो मौखिकरण है उसके लिए क्या करती है? प्रोत्साहित। क्योंकि जो निजी वॉक होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, वे भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कैसे करती है? सुसाधित। भाषा विकास बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी भी बाधित नहीं करता है और भाषा विचारों के निर्माण से भी कैसे होता है? विकसित। ये पूरी तरह से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विचार की प्रक्रिया पर होता है डिपेंड। निजी भाषा जो होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, आंतरिक संचार को संदर्भित करती है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को कहते हैं निर्देशक। ये साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का भी एक तंत्र होता है, इसलिए यह दोनों सही और सही व्याख्या करता है। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? अ टीचर कैन काउंटर प्रिवलेंस सोशल जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाय, यानी कि बहुत समय से एक धारणा चली आ रही है जेंडर को लेकर, यानी स्त्री के काम करेगी, पुरुष ये काम करेंगे, अलग अलग बटे हुए हैं, तो उनको कैसे प्रभावहीन बना सकती है रूढ़िवादिता को? पहला है कि अपने ध्यान से सुनिएगा कि ऑप्शंस क्या हैं, अपना दिमाग लगाइएगा और मेरे ऑप्शन देने से पहले अब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला है कि सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। इंश्योरिंग गर्ल्स प्ले ओनली बैडमिंटन एंड बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल इन स्पोर्ट्स पीरियड। कितना गलत है। हमसे पूछा है कि प्रभावहीन कैसे बना सकती हैं कि स्त्री पुरुष में कोई भिन्नता ना रहे, और इसने अलग अलग बांट दिया कि लड़कियां हैं तो बैडमिंटन ही खेल सकती हैं, फुटबॉल नहीं, और लड़के हैं तो फुटबॉल ही खेल सकते हैं, बैडमिंटन नहीं। कितना गलत है। ये तो हम रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे। बहुत समय से ये धारणा चली आ रही है पर आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लड़के भी बैडमिंटन खेलते हैं, लड़कियां भी फुटबॉल खेलती हैं, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये ऑप्शन दिया था वो गलत है। सेकंड है कि यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। इंश्योरिंग गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल द टीचर्स रजिस्टर एंड हेल्प हर। बहुत समय से ऐसे चली आ रही है धारणा कि लड़कियां, उनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है तो टीचर के जो रजिस्टर होते हैं वो लड़कियां बनाएंगी। क्यों बनाएंगी भाई? लड़के क्यों नहीं बना सकते? और अगर ये इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं तो लड़के लड़के समान कैसे हो जाएंगे? तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो धारणा है, इसको तो बढ़ावा मिलेगा, इससे कम नहीं होगी। थर्ड है फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़के ही सहायता लेंगे, यानी कि सीकिंग द हेल्प ऑफ बॉयज ओनली इन मूविंग फर्नीचर। केवल अगर ये कह देता कि फर्नीचर इधर उधर करने में लड़के और लड़की दोनों हेल्प करेंगे तो थोड़ा बढ़ावा मिल सकता था कि दोनों समान हैं, पर ये तो केवल लड़कियों की बात कर रहा है, तो ये तो हम बेकार हो जाएगा, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। मेकिंग ऑल जेंडर्स पार्टिसिपेट्स इन म्यूजिक, डांस एंड कुकिंग कॉम्पिटिशन। कितना सुंदर आंसर है।
बहुत प्यारा है। मतलब ये कह रहा है कि सभी जेंडर यानी कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, वो संगीत में यानी कि म्यूज़िक में, नृत्य में यानी कि डांस में और पाक कला यानी कि कुकिंग में भाग ले सकता है। वैसे लोग कहते हैं कि संगीत, नृत्य और पाक कला लड़कियों का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़के भी इसमें भाग ले सकते हैं और लड़के लड़कियां कुछ नहीं होता। दोनों जेंडर जो होते हैं वो समान ही होते हैं। तो इसमें भाग लेने के लिए कह रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये क्या करेगा, ये लड़के लड़कियां समान होते हैं उसको बढ़ावा देगा, ठीक है, रूढ़िवादिता को कम करेगा। हमारे एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी कि एक जो टीचर हैं, आप आगे चल के एक टीचर बनेंगे तो आपके सामने अगर इस तरह की कोई अवस्था आती है तो आप कैसे उसे डील करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर कह सकते हैं, एक साथ व्यवहार कर सकते हैं कि दोनों हमारे लिए समान हैं। कक्षा में लचीलेपन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सभी जेंडरों को हम कला में, नृत्य में, संगीत में भाग दिला सकते हैं। और गैर रूढ़िवादिता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि जो बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाने बनाने वाला लड़का। हमने काफ़ी दिनों से सुना है और हम देखते भी आ रहे हैं, हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि बाइक चला रहा है तो जरूर लड़का ही होगा, घर में खाना बना रही है तो वो लड़की होगी, जबकि उल्टा भी हो सकता है। आजकल लड़कियां भी बाइक चलाती है और लड़के खाना भी बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे अगर समझाएंगे लोगों को कि बाइक सवारी करने वाली लड़की को दिखाएंगे, रसोई में खाना बनाने वाला लड़का दिखाएंगे, तो लोगों के दिमाग में जाएगा नहीं नहीं ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे भी रूढ़िवादिता कम होगी। प्रत्येक छात्र को बिना भेदभाव किए सभी गतिविधियों में व्यस्त कर सकते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, उसमें दोनों वर्क करने चाहिए। सभी लड़के और लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाओ, कोई जरूरत नहीं, साथ साथ आप बैठा सकते हो। इस प्रकार से एक अध्यापिका होने के नाते आप इन रूढ़िवादिताओं को प्रभावी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमोंग लर्नर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू। पहला है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, डोंट मेमोराइज द कंटेंट। गलत, कभी भी हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और हमसे पूछ रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए हम किसे अवसर दे सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा हम किसी वस्तु को याद करें। दूसरा है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, पैसिव इमिटेट द टीचर। गलत, कोई भी पैसिव इमिटेट नहीं होगा, एक्टिव होना चाहिए। पैसिव क्यों होगा भाई, तो पहला और दूसरा तो गलत ही है। तीसरा है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु कोरबोरेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। और चौथा है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, टू थिंक डाइवर्जेंटली ऑन अ प्रॉब्लम। पहला है कि पहला और दूसरा सही है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि पहला और दूसरा तो गलत ही था। दूसरा है कि पहला और तीसरा सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला तो गलत ही था। तीसरा है कि दूसरा और तीसरा सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा तो हमारा गलत ही था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा सही है। अगर हमें नहीं आता है फिर भी हमने ये देख लिया कि पहला दूसरा गलत है, और पहला इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, दूसरा इसमें दिया गया है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन सही है कि आंसर हमारा थर्ड और फोर्थ सही है। हमारी भी कह रही है कि समालोचनात्मक जो चिंतन होता है वो शिक्षार्थियों के विश्वास को समझने और क्यों मूल्यांकन करने में क्या करता है, मदद। समालोचनात्मक शिक्षण के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, चिंतन के द्वारा, कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो उसके उसको समझने और मूल्यांकन करने में उनकी हेल्प करता है। ये अच्छे और तर्कसंगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अगर कोई हमने ऐसा निर्णय लिया है जो कि गलत है और अस्वीकार है, तो उसमें हेल्प करेगा हमारे विद्यार्थियों की गलत निर्णय से हम ना लें। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना, एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल होता है, ठीक है। विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, हमें बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चे खुले दिमाग से सोच सके, कोई बाउंड्री ना उन पर लगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि खुले दिमाग के साथ किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उनके सारे अवसर दिए जाने चाहिए, कई सारे अपॉर्चुनिटीज दिए जाने चाहिए जिससे वो खुले माइंड, ओपन माइंड से सोच सकें। विभिन्न जानकारियों की पुष्टि करने अवसर भी सारे दे देने चाहिए उन्हें, कई सारे हमें उन्हें अवसर देने चाहिए। खातिर किसी समस्या पर उन्हें अपसारी चिंतन करना चाहिए, किसी मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिए, मतलब अलग मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तर्क संगत रूप से विचार करके विचारों के बीच हम तार्किक संबंध बना सकते हैं। कई बातों में अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ाने के लिए और उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान लगाने के लिए क्या सकते हैं। देखिए सारी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्ट फिक्स्ड क्लासरूम टीचर एम्फसाइजेस अपन। एक संरचनावादी कक्षा में जो अध्यापिका है वो किस पर जोर देती है? पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा है नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट मानक संदर्भीकृत मूल्यांकन, और चौथा है योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन। एक जो रचनावादी कक्षा है, एक रचनावादी कंस्ट्रक्ट फिक्स्ड क्लासरूम है, उसमें अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर क्या दे सकती है? जोर दे सकती है। हमारे एक्सप्लेनेशन से कि एक संरचनावादी कक्षा में जो एक टीचर है वो रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य डेटा को एकत्र करने, उसे प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षार्थियों में सुधार करने के लिए शिक्षण और अध्ययन की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, यानी वो अच्छे से सीख पाता है। ठीक क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा देश के विभिन्न जरियों के निष्कासन पर बल देती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए है प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है संलग्नता इंगेजमेंट, ऑप्शन डी है भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। जो समावेशी शिक्षा है यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वे भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन होता है उस पर क्या देती है? बल देती है। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी जो छात्र होते हैं वो उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा उनकी आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत जो है वो किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के जितने भी पहलू होते हैं उनको सीखने में, उसमें योगदान देने में और भाग लेने के लिए भी क्या किया जाता है? समर्थन। वहीं समावेशी शिक्षा इस बारे में होती है कि हम अपने स्कूल में अपनी कक्षाओं में कार्यक्रम और गतिविधियों में कैसे विकसित और डिजाइन उसे करते हैं। ठीक है, सभी छात्र एक साथ उसमें भाग लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी लोग एक साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इन अ क्लासरूम हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। ऑप्शन ए अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर कक्षाएं बनाना और कायम रखना, सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। ऑप्शन बी है कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल आवर क्लास। नेक्स्ट है प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, इंकरेज सेंस ऑफ एलिटेशन अमोंग स्टूडेंट्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स। और ऑप्शन डी है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भी पैदा करना, स्ट्रेंथ stereotypes and include stereotypes treat among students of subordinate groups। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक ऐसी कक्षा में जैसे अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं उसमें अध्यापक को यही करना चाहिए कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका कई सारे तरीकों को इस्तेमाल करके समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है, जिससे कि बच्चों के सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करे, हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करे, साथ ही उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी जो नैतिकता और संस्कृति है उसको साझा करने के लिए कहे कि हर एक बच्चे की अपनी अलग नैतिकता और संस्कृति होती है, वो लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आपने देखे होंगे गेम्स वगैरह में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, जिसे हम नहीं जानते उसको भी जान जाते हैं जब कोई एक्टिविटी होती है तब। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। खास में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करना
करना चाहिए, क्योंकि उसके अपने मूल्य होते हैं। हर एक व्यक्ति के कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों के अलग अलग अनुभव हैं, उनको भी आप क्लासरूम में शामिल करेंगे तो और अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी। साथ ही उन्हें ऐसा हमें मंच प्रदान करना चाहिए जहाँ वे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आ सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। ठीक है, साथ ही संस्कृति, परंपराएं, मूल्यों को, इन सबको बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट आर टीचर शुड, ऑप्शन है यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करने के लिए हम चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। वर्बलाइज और रिटन मटेरियल्स। ऑप्शन सी है यूज अ लॉट ऑफ जेस्चर व्हाइल टॉकिंग, यानी विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करें। और चौथा है कि दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। प्रोवाइड सबटाइटल्स टू द वीडियोज बिगिंस शॉन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कि सभी प्रकार की जो लिखित सामग्री है उनका क्या करें, मौखिक रूप से उन्हें प्रयोग करें। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता, उसे हम दृष्टिबाधित कहते हैं। ऐसा विद्यार्थी है तो उसका अच्छे से समावेशन हो सके, इसके लिए हमें लिखित सामग्रियों के साथ साथ उसे मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए। किसी जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, उसे सुनाई अच्छे से देता है, तो वो क्या करेगा, मौखिक रूप से बोलेंगे तो वो उसे समझ में आ जाएगा। साथ ही उष्टि दृष्टिता इष्टतम उपयोग, अर्थात जहाँ तक भी देख सके उसका प्रयोग करना चाहिए। बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाई जानी चाहिए। ऐसी पुस्तकें हमें प्रयोग में लानी चाहिए जो बड़ी बड़ी छपी हुई होगी। बड़ी बड़ी वस्तुओं को वो थोड़ा बहुत तब भी सहज होगा उसे देखने में। साथ ही उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे से उसमें समझ में आएगा। पिछले लास्ट में बैठेगा तो वैसे भी उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए। साथ ही गहरे रंग की विषय वस्तु का हमें चयन करना चाहिए। चमकदार वस्तुएं और वास्तविक वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए। बड़ी शिक्षण सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे वे छू सके और क्या कर सके, महसूस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इंक्लूड स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अ टीचर शुड, यानी कि ध्यानाभाव और अतिसक्रियता विकार ADHD, पिछली बार भी ADHD से आया था, इस बार भी आया है। फर्स्ट से पहले याद रखना ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान भाव एवं अतिसक्रियता विकार। इससे अगर कोई बालक ग्रसित है तो उसकी सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है कि परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग। दूसरा है लंबे और जटिल प्रत्युत्तर देने चाहिए, गिव लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स असेसमेंट। तीसरा है कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजनल हैबिट्स। फोर्थ है कि गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए, टीच यूजिंग अ फिक्स्ड मेथड एंड रूटीन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ध्यान भाव सक्रियता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक व्यक्ति ग्रसित है उससे, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि उस बच्चे को अपने पास बैठाना चाहिए, उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उससे स्थिर रहने के लिए कहना चाहिए, और उसका व्यवहार वो किस तरह से कैसे क्या उसको नोटिस करना चाहिए, और इस हिसाब से जो है वो हमें करना चाहिए व्यवहार। साथ ही ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए हमें कई सारी रणनीतियाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो विद्यार्थी है उसके समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में हम सहायता कर सकते हैं। कार्य को जो छोटे छोटे भाग है उसमें बांट सकते हैं, ताकि जो अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह से सीख सकें और बहुत अच्छी तरह से उसे कर भी सकें। साथ ही पाठ्यक्रम हमें लचीला बनाना चाहिए, समय रेखा लचीली होनी चाहिए। साथ ही जो वास्तविक वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने वाली अवधारणाएं और मूर्त से अमूर्त तक की प्रगति होगी। साथ ही प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए हमें एक आधार रेखा स्थापित करनी चाहिए, नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए और शिक्षार्थी को अधिगम के बीच के अंतर को भी हमें कम करना चाहिए। सब उपाय हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, डिसलेक्सिया वाला,
कह रहा है कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस चित्र में चुनौती पैदा करता है, यानी कि डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इज। डिसलेक्सिया वही हमारा फेमस एग्जाम्पल तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, हमने देखी होगी उस मूवी में। उस बच्चे को आसानी से सब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो समझ नहीं पाता है, अक्षर उल्टे पुल्टे घूमते हैं, तो वही होता है डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना। तो इसमें चुनौती किस में पैदा करेगा? पहला है लिखित विषय सामग्री के बोध में, कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन टेस्ट। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, कोऑर्डिनेटिंग बॉडली मूवमेंट्स। तीसरा है दूसरे की भावनाओं को समझने में, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। चौथा है चित्र बनाने में, ड्राइंग पिक्चर्स। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन टेस्ट। लिखित विषय सामग्री के बोध में जो होता है प्रॉब्लम्स होती है डिसलेक्सिया में, यानी पठन विकल्प में। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि पठन विकल्प सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में क्या पैदा करता है? चुनौती। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई होती है जो पढ़ने में दिक्कत करती है, लिखने में, और जो वर्तनी की समस्याएं उनका भी कारण बनती है। ये हमारी बुद्धि जो होती है उसको भी प्रभावित नहीं करती है, लेकिन हाँ, ये बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा दिखते हैं जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और वयस्क होने पर इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में, बच्चों अच्छे से समझ नहीं पाते और हमें लगता है वो मक्कारी करने आते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड अडॉप्ट पेडागोजिकस विच आर। ऑप्शन है कल्चरल रिलेवेंट, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत। तीसरा है एग्जाम सेंट्रिक, परीक्षा केंद्रित। चौथा है बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो टीचर है उसको सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य होता है कि पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये तब होती है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्यों को करता है, जब उसमें वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है तब ये होती है। नेक्स्ट है कि विच मेथड ऑफ लर्निंग आर एम्फसाइज्ड अपॉन बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देगी? पहला है अनुभवनात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ऑप्शन बी है डिजिटल अधिगम, डिजिटल लर्निंग। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अधिगम, साइंटिफिक लर्निंग। चौथी है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। सही आंसर हो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है कि हमारा पहला और दूसरा सही है। दूसरा है कि तीसरा और चौथा सही है। तीसरा है कि पहला दूसरा और चौथा सही है। और चौथा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग सारे सही हैं। एक्सप्लेनेशन है कि पहले की जो शिक्षा नीतियां हैं वो 1968 और 1986 में स्वतंत्रता के समय अस्तित्व में आई थी। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणाम है उसमें सुधार पर क्या देती है? जोर, ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशलों को हमारे वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अधिगम के कई तरीकों पर यह बल देती है, जैसे कि अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना, ठीक है। ये चारों ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अधिगम कैसे तरीकों पर बल देते हैं। नेक्स्ट है कि टीचर्स शुड फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज बाय स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड अ टीचर यूटिलाइज टू मेक लर्नर्स मोर स्किल्ड। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जाता है? पहला है विद्यार्थियों को चिंतन के अविचारी तरीकों के अवसर देकर, एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग। दूसरा है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड टाइम टेबल्स। तीसरा है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन सम्मिलित करके, प्रमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमोंग स्टूडेंट्स।
चौथा है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके, इंकरेजिंग देम टू फोकस ऑन व्हाट इज नॉट रिलेवेंट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी होते हैं उनमें स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन को सम्मोहित करके। एक्सप्लेनेशन है कि अध्यापकों के या विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन सम्मोहित करके शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में क्या मिलती है, सहायता, हेल्प मिलती है। ये अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीतियाँ अपनाने और नए सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में करता है हेल्प। ऐसा करने से शिक्षार्थियों की जो कार्य कुशलता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स अ टीचर शुड डिस्करेज यूज ऑफ डैश अमोंग लर्नर्स, यानी कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। पहला है रिस्पॉन्स सेट्स अनुक्रिया समुच्चय, दूसरा है एल्गोरिदम्स कलन विधि, तीसरा है ह्यूरिस्टिक्स अन्वेषण खोजबीन, चौथा है एनालॉजिक्स यानी कि समयानुमान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय यानी रिस्पॉन्स सेट्स। नेक्स्ट है कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। विच डिस्कसिंग द सोर्स ऑफ वाटर रानी रिस्पॉन्स दैट टैप एंड शॉवर आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हर रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स, पहला है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट ऑन बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस है उसकी निम्न अंतः व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। हर लो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तीसरा है नई अवधारणा सीखने के लिए प्रेरणा की कमी, लेक ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। और चौथा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट ऑन बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन है कि रानी प्रायः जो घरेलू कार्य होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता है तो नल का प्रयोग करते हुए देखती है और इसके दौरान भी देखती है कि खेतों में फव्वारे द्वारा सिंचाई होती है। जब कक्षा में जल के स्रोतों बारे में चर्चा होती है तो वो अपने अनुभव के आधार पर कह देती है कि नल और फव्वारा पानी के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाकोग्निटिव स्किल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है, हमसे नहीं पूछा है। पहला योजना प्लानिंग, दूसरा है मॉनिटरिंग यानी पर्यवेक्षण, तीसरा है मूल्यांकन एवेलुएटिंग, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण पेशवी इमिटेटिंग। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि पेशिव कभी होगा नहीं और हमने पेशिव भी बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा और नहीं ही पूछा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस एंड कॉग्निशंस इज करेक्ट, यानी कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न आर नॉट रिलेटेड। दूसरा है कि अधिगम तार्किकता के आमूल संज्ञान के बारे में है। लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग। तीसरा है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड। चौथा है कि निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को सम्मानित करता है। हाई लेवल ऑफ होपलेसनेस प्रमोट्स कॉग्निटिव कॉम्पिटिशन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सम्मानित करना चाहिए। टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड टू लर्न अ टीचर शुड प्रमोट। ऑप्शन ए है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, निपुणता उन्मुख उद्देश्य। ऑप्शन बी है योग्यता का तत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य इंटेटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। तीसरा है असहायता का सिक्का हुआ भाव लर्नेड हेल्पलेसनेस। चौथा है प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण
कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन है कि विद्यार्थियों को, जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अध्ययन को अच्छे से अच्छे सीखें, इसके लिए हमें निपुणता उन्मुखीकरण को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंड्रेंस चिल्ड्रन सोर्स इन स्कूल, यानी विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक जो है वो बाधा को उत्पन्न करता है। पहला है लचीली समय सारणी, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छा होता है ना कि खराब, इसने हमसे बाधा पूछा है। दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, इंस्ट्रक्टिव पेडागोजी। तीसरा है कठोर पाठ्यक्रम, रिगिड करिकुलम। चौथा है अधिगमित मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कठोर पाठ्यचर्या, ये हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यालय में जो बच्चे होते हैं इनकी सफलता में कठोर पाठ्यचर्या का बाधा को उत्पन्न करता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए कि जो बच्चों की सोचने की क्षमता है उसको बढ़ावा दे, साथ ही ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाए और नई चीज़ें सीखने के लिए उसे प्रोत्साहित करे। कठिन पाठ्यचर्या से बच्चों की अधिगम क्षमता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर, तो हम कह सकते हैं कि जो कठोर पाठ्यचर्या है वो क्या उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा अभिकथन और कारण है। हमारा अभिकथन असर्शन है कि किसी अवधारणा को समझाते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद एवरीडे लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। रीज़न है कि लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन थ्रू रोट मेमोराइजेशन, यानी कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होगा। गलत हो जाएगा क्योंकि रट्टा नहीं मानना चाहिए, रट्टा के माध्यम से वो गलत हो जाता है ना कि सही। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी और दोनों सही है, तो गलत है क्योंकि आर वाला गलत है हमारा। दूसरा है कि बोथ ए आर और दोनों ट्रू, ये भी गलत है। तीसरा है ए ट्रू है लेकिन आर गलत है। चौथा है यार दोनों गलत हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हमने देखा है कि किसी अवधारणा को समझते समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जो दिन प्रतिदिन के जीवन है उसे क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम कथन ए सही है लेकिन आर वाला गलत है। मैथ में भी 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सब्जेक्ट है 15 पेडागोजी, फिर आप क्या बीवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कराएंगे, उसमें भी 15 लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम आपका हिंदी कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, तो सब में हम सब्जेक्टिव और पेडागोजी 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आपका पूरा एक वीडियो बना देंगे, 3-4 घंटे का होगा। फिर आपका पेडागोजी का बना देंगे जिससे आप अच्छे से एग्जाम में समझ पाएँ। ठीक है, 6 फरवरी का ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप सारे वीडियोज़। होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम जो है वो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो डालते हैं। उसमें आप उसको करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी होम एजुकेशन से हमसे हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कीप रबिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही आपके जो ये जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेब बाइगोत्स्की से पूछे गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर से पूछे गए हैं, हैंजिप से पूछा गया है, हैंजी की दुविधा से, तो ये सारे की वीडियो अभी हम जल्द ही लेकर आएंगे। एक अलग अलग वीडियो बना देंगे जिससे आप समझ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।